सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे जमशेदपुर। 2320.72 करोड़ रुपए की 230 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 1,63,375 लाभुकों के बीच 245.27 करोड़ की परिसंपत्तियों का किया वितरण। जमशेदपुर में 500 बेड के नए अस्पताल भवन की रखी आधारशिला। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बेशकीमती वन जीवों प्राणियों के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सफर कर रही थी महिला। जीव जंतुओं को नागालैंड से दिल्ली पहुंचाने का जिम्मा था महिला के। पकड़े गए सभी जीव जंतु विदेशी नस्ल के, कीमत अरबों में। गुरु नानक जयंती पर चिटसलाई से 8 नवंबर को निकलेगा नगर कीर्तन। नगर कीर्तन को लेकर सारी तैयारियां पूरी। नगर कीर्तन में शहर के कई स्कूलों के बच्चे व महिलाएं होंगी शामिल। कोरोना काल में 2 वर्ष बाद गुरु नानक जयंती पर होगा भव्य नगर कीर्तन का आयोजन। आइए बात करते हैं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा योजनाओं की झड़ी लगाए जाने की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने जमशेदपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गोपाल मैदान में विकास योजनाओं की घोषणा की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने 2320.72 करोड़ रुपए की 230 योजनाओं का जहां उद्घाटन और शिलान्यास किया, वहीं 1,63,375 लाभुकों के बीच 245.27 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर में 500 बेड के नए अस्पताल भवन की आधारशिला रखी और मानगो पुल सह फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर सरायकेला खरसवा को जोड़ते हुए बाईपास निर्माण की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता को योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गांवों में पारंपरिक व्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके पहले 1:45 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान पहुंचे, जहां वे लगभग 2 घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने मानगो पुल सह फ्लाईओवर, एमजीएम अस्पताल में 500 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन का शिलान्यास ऑनलाइन किया। साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र, परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम,
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, मंगल कालिंदी, समीर मोहंती और संजीव सरदार मौजूद रहे। जिले की उपायुक्त, डीआईजी, एसएसपी सहित तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जिला में 500 बेड का अस्पताल और फ्लाईओवर के निर्माण का फैसला किया, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने आज किया है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए पहले तो योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष ने सरकार गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मगर सरकार अपना काम करती जा रही है। विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, जिसे वे किसी भी हाल में पूरा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में भोजन करने के उपरांत सोनाई एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना हो गए। कोई काम धाम नहीं, सारा देश में फैक्ट्री बंद हो गया, मजदूरों को धक्के मार मार के निकाल दिया गया। और आज जब हम राज्य के विकास के लिए काम में लगे तो सुधार का स्थिति सर पे आगे नाचने लगे। बड़ा थोड़ा सा सांस लेते नहीं या षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र सामने आके खड़ा हो जाता है या प्रगति की मार मिल जाती है। आज सुधार की स्थिति है और उस सुधार को लेकर के भी सरकार ने कमर कस रखी है। आपको खबरों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि हम लोगों ने 22 जिलों में और 256 प्रखंडों को सुधार घोषित किया है और आने वाला समय 31 लाख किसानों को 3,500 रुपया सहायता उपलब्ध कराने जा रहा है। और अभी ये शिविर खत्म होगा। इस शिविर खत्म होने के बाद पुनः पंचायतों में शिविर मिलेगा, जहाँ 31 लाख किसानों को पहचान की जाएगी और उसको राहत देने का काम किया जाएगा। ये भारत का पहला ये राज्य है जो सर्वजन पेंशन दे रहा है। कोई भी बुजुर्ग नहीं बचता है, कोई भी विधवा महिला नहीं बचती, सबको पेंशन देने का कानून बना है। कोई राज्य में सबको पेंशन देने का कानून नहीं है। और हम जानते हैं पेंशन एक ऐसा चीज है जो हर बुजुर्ग का बुढ़ापे का सहारा हो। पेंशन नहीं होता है तो बाप बेटा लोग को भी बाप लोग को कमा के बाहर निकाल देता है। आज बुढ़ापे का लाठी को हम लोगों ने उन बुजुर्गों के लिए सहारा बनाया। सिर्फ ग्रामीणों को नहीं, आम जनों को नहीं, बल्कि इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी पुराना पेंशन लागू करने का काम इस देश पर पहला राज्य। मुख्यमंत्री वसुधरा योजना का नाम ले, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का नाम ले, फूलो झापा आशीर्वाद योजना का नाम ले, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नाम ले। विशुद्ध रूप से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनके बारे में कभी भी 20 वर्षों में नहीं सोचा गया, आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और सोचते भी कैसे ही लोग, ये वही लोग उन लोगों ने 20 साल इस राज्य को दिशा देने का काम किया, जो इस राज्य को अलग करने के घोर में डूबे लोग। और इसीलिए एक दिन प्रकार यह झारखंडियों को बदनाम करने का प्रयास होता है। और आज ही देखिए, आज का दिन का विरोध और विरोध करेंगे भी क्यों ना। इतना उत्साह जो गांव गांव में है, उसका डर तो उसके मन में होना ही है। क्या चीज का भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हो तुम आज? जिस भ्रष्टाचार का विरोध तुम करने जा रहे हो, जिसका आरोप तुम सरकार पर और मुझ पर लगाए हो, उस आरोप
कभी आप लोगों ने सुना और कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारा यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बेटा विदेश में हम पढ़ा सकते हैं? कभी कोई नहीं सोच पाया। ये परिकल्पना ही दूर हो गया था कि यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बाहर में हम अपना बाल बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करा पाएंगे। लेकिन सरकार ने ये कानून बनाया कि अब यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ग्रंथ के वापस भी आने वाले हैं। आज इस राज्य की गरीबी इतनी है, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से ये राज्य आता है। हमारे राज्य में खनिज संपदा है, लोहा है, अपना सोना है, अनेक तरह की खनिज संपदा है। लेकिन यहाँ पर लोगों को पूर्व में भूखा बनने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों ने सुना ही है कि डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड में हाथ में ले करके भाग करके लोग भूखा मरा। लेकिन क्या ऐसा दिन आ गया कि कोरोना जैसा विपत्ति में भी जब हाट बाजार दुकान सब बंद था, जब मजदूरों को हम दो करके ला रहे थे और घरों में बंद करके किसी को भूखा नहीं मरने दिया। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस में विदेशी नस्ल के वनजीवों के साथ महिला के पकड़े जाने की। जमशेदपुर के टाटानगर आरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ ने नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी से जिस महिला को वनजीव प्राणियों के साथ गिरफ्तार किया है, सभी जीव जंतु विदेशी नस्ल के हैं, जिनकी कीमत अरबों में आकी गई है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर विदेशी नस्ल के जीवों के साथ पकड़ी गई महिला वे मूल रूप से पुणे की रहने वाली है। उसका नाम देवी चंद्रा है। महिला के पास से बरामद बैग में काफी मात्रा में वनजीव प्राणी पाए गए, जिसमें सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल के अलावा अन्य शामिल है। आरपीएफ की टीम महिला को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां महिला से पूछताछ की गई। आरपीएफ प्रभारी एसके तिवारी ने स्नेक कैचर से संपर्क किया, जिसके बाद मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ छोटू, स्नेक कैचर तरुण कालंदी उर्फ चीकू और रोहित राव आरपीएफ थाना पहुंचे और बैग से सभी प्राणियों को बाहर निकाला। बैग से कुल 26 सांप, 9 डिब्बे में बंद बीटल, 12 गिरगिट और 1 बॉक्स में मकड़ियां पाई गयी। हालांकि इनमें से 1 सांप और 8 गिरगिट मृत पाए गए। स्नेक कैचर छोटू ने बताया कि इनमें से 1 सांप और मकड़ियों के अलावा बीटल जहरीले हैं। फिलहाल आरपीएफ ने वन विभाग से संपर्क कर उन्हें जानकारी दे दी है। जानकारी देते हुए आरपीएफ प्रभारी एसके तिवारी ने बताया कि उन्हें खड़गपुर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध महिला नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में सफर कर रही है। इसके बाद ट्रेन के टाटानगर स्टेशन पर रुकते ही महिला को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से वनजीव प्राणी बरामद किए गए। महिला ने पूछताछ में बताया कि नागालैंड में उसे एक व्यक्ति ने ये बैग दिल्ली पहुंचाने के लिए दिया था, जिसके लिए उसे 8,000 रुपए दिए गए थे। वे नागालैंड से ट्रेन में गुवाहाटी पहुंची, फिर वहां से हावड़ा से भी ट्रेन में बैठकर हिजली पहुंची और फिर वहां से नीलांचल एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रही थी। इस बीच वे व्यक्ति के संपर्क में थी। टीम ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि जब्त प्राणियों में कोई भी देसी नहीं है, सभी विदेशी प्रजाति के हैं। विदेशी बाजार में इनका मूल्य अरबों में है। सिर्फ एक सांप सैंड बोआ की कीमत 25 करोड़ रुपए है, जबकि बॉल पाइथन की कीमत 25 से 40 हजार तक है। गिरगिट की कीमत 20 से 50 हजार तक है। सभी को जब्त कर वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। छापामारी दल में आरपीएफ प्रभारी एसके तिवारी, एसआई अंजुम निशा, कांस्टेबल रंजना, अनंतता बारिक, फ्लाइंग स्क्वाड के एएसआई बलबीर प्रसाद, हेड कांस्टेबल जीके प्रभाकर, कांस्टेबल एमपी यादव, अभिषेक सिंह, शिवम सिसोदिया और सीआईबी से अजय गुप्ता। खड़गपुर सिक्योरिटी कंट्रोल से हम लोगों को सूचना मिली थी कि नीलांचल एक्सप्रेस में एक संदिग्ध महिला यात्रा कर रही है, जिनके पास सांप बहुत मात्रा में बैग में रखा हुआ है। तो इस खबर के बाद हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को, जिसमें हमारे पोस्ट के, फ्लाइंग टीम के, सीआईबी के और जीआरपी भी साथ में थी, हम स्टेशन पे तैयार थे। जब नीलांचल एक्सप्रेस आई तो उनकी पूरे डब्बों की जांच की गई। तब तक ये भी पता लगा कि घाटशिला पोस्ट से भी, वहाँ से भी एक सब इंस्पेक्टर और एक स्टाफ ट्रेन में उसको खोजते हुए आए और यहाँ पर उस महिला को खोज लिया गया। लेकिन जब बैग
चेक किया गया तो वो बैग वो नहीं पता दे पा रही थी कि वो बैग कहाँ रखा हुआ है, लेकिन तब पैसेंजरों ने बताया कि एक बैग और भी है इस महिला के पास, उसमें कुछ है। तो जब उसको चेक किया गया तो उसमें डब्बे में बहुत सारे जीवित प्राणी सरीसृप छिपकली जैसी नज़र आई। तो बैग को उतारा गया, महिला को उतारा गया और उसको पोस्ट में लेके आया गया और वहाँ पर सांपों के एक्सपर्ट को बुलाया गया और फॉरेस्ट के ऑफिसरों को बुलाया गया और उनके सामने जब सब पूरे सांपों की चेक की गई तो लगभग 28 तरह के सांप पाए गए, जो कि सब विदेशी प्रजाति के हैं और उसके साथ में कुछ मकड़ियाँ भी थीं और छिपकलियाँ भी थीं जो कि नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं। तो महिला से जब पूछताछ की गई तो वो अपने आप को पुणे का रहने वाली बताई और वो ये कंसाइनमेंट को नागालैंड के दीमापुर से लेके आ रही थी और दीमापुर से वो गुवाहाटी आई थी, गुवाहाटी से वो हावड़ा आई थी और हावड़ा से हिजली आके हिजली से उन्होंने नीलांचल ट्रेन पकड़ा था और उसको इस कंसाइनमेंट को दिल्ली में सौंपना था। जो जिसने उनको ये कंसाइनमेंट देने के लिए कहा था वो इनसे फ़ोन से संपर्क में था और ये वो फ़ोन में ही दिल्ली में किसको देना था वो इसको बताता। तो अभी हम लोगों ने इसको जब्त किया है और हम इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के मौके पर मंगलवार को निकलने वाले नगर कीर्तन की। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा जुगसलाई से 8 नवंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस संबंध में पटना साहिब तख्त द्वारा नामित 5 सदस्य कमेटी की बैठक में सोमवार को निर्णय लिया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यालय में हुई बैठक के बाद कमेटी के सदस्य तारा सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण 2 वर्ष के बाद गुरु नानक जयंती पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी के नेतृत्व में नगर कीर्तन गौरीशंकर रोड गुरुद्वारा जुगसलाई से निकलेगा, जो बिष्टुपुर वोल्टास, रिगल गोल चक्कर, जुस्को ऑफिस से गुजरते हुए मोदी पार्क, बागे जमशेद गोल चक्कर, साक्षी गोल चक्कर से होकर बसंत टॉकीज होते हुए साक्षी गुरुद्वारा पहुंचेगा। नगर कीर्तन के साक्षी गुरुद्वारा पहुंचने पर शाम को की जाएगी आतिशबाजी। आगे उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर कीर्तन में सबसे आगे पंच प्यारे रहेंगे। नगर कीर्तन में शहर के कई स्कूलों के बच्चे एवं सिख महिला व सत्संग की महिलाएं शामिल होंगी। वहीं आज की बैठक में सरदार समरजीत सिंह, गुरदयाल सिंह, दलजीत सिंह दल्ली, नरेंद्र सिंह भाटिया और तारा सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारी 5 सदस्यीय कमेटी जो है ये जिसको तख्त श्री पटना साहिब से हम लोगों को नामित किया गया है नगर कीर्तन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, इसी की मीटिंग जो आज हम लोग इस ऑफिस में अपना कर रहे हैं। इस ऑफिस में कल का जो हमारा नगर कीर्तन निकलेगा उसके बारे में हम लोग विशेष जो है सारी बातचीत हम लोग आज कर रहे हैं। उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, रूट तैयार कर रहे हैं और कैसे करना है वो सारी चीज़ हम लोग जो है आज व्यवस्थित तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। 5 मेंबरी कमेटी जो है इसके नेतृत्व में कल जो है 11 बजे गौरीशंकर रोड से निकलेगा और हमारा जो है 5 सदस्यीय हमारी जो मेंबर कमेटी है उनका नाम है अमरजीत सिंह जी, गुरदयाल सिंह जी, दलजीत सिंह दल्ली जी, नरेंद्र सिंह भाटिया जी और तारा सिंह जी मैं स्वयं। तो इनके नेतृत्व में ही सारा जो है निकलेगा। इस सुबह 11 बजे गौरीशंकर रोड से निकलेगा नगर कीर्तन, जिसका नेतृत्व हमारी 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। और उसके बाद जो है ये वोल्टास बिल्डिंग, बिष्टुपुर मेन रोड, जिसको गोल चक्कर होते हुए मोदी पार्क, किने स्टेडियम, बागे जमशेद और साक्षी गोल चक्कर से होते हुए मुड़ जाएगी साक्षी गुरुद्वारा की ओर। बसंटा की वगैरह शहीद चौक है उसको पार करते हुए गुरुद्वारा साहब जो है साक्षी में समाप्ति होगी शाम को 5 बजे। और इसमें सभी का जितने हमारे संगत है गुरुद्वारा की, जितने प्रधान हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं और सभी को हम आमंत्रण देते हैं कि आप इस नगर कीर्तन में शामिल होइए। उसमें महिलाएं, बच्चे सभी को लेके कीर्तन करते हुए, जस गायन करते हुए, गुरु महाराज की महिमा का बखान करते हुए हम लोग चलेंगे। और इसमें सहयोग सबसे अपेक्षित है। जितनी हमारी सिख कौम है जो जमशेदपुर में रहती है, उनसे सभी के सहयोग की अपील हम करते हैं। और साथ ही साथ ये भी अपील करते हैं कि अनुशासन को बनाए रखना है और हर तरह का किसी तरह कोई मतलब घटना नहीं घटनी चाहिए, आपकी घटना नहीं घटनी चाहिए। ये आपका सहयोग हम चाहते हैं।
और इसको हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक जो है आप लोग शामिल होइएगा। और उसके बाद जब 5 बजे साक्षी गुरुद्वारा में समाप्ति होगी तो उसके बाद जो है आतिशबाजी का कार्यक्रम जो रखा गया है, सभी महिलाएं बच्चे जो हैं वो अपना ठीक तरह से इसको निभाएंगे। मैं आपसे यही जो है उम्मीद करता हूँ और एक बार सभी को मैं पुनः जो है शामिल होने के लिए कहता हूँ और सभी को मैं बधाई देता हूँ इस गुरुपर्व के अवसर पर। आज जो कोरोना काल के बाद 2 साल बाद हमारा नगर कीर्तन निकलने जा रहा है, काफ़ी दिनों से हमारी तैयारियां चल रही थी और आज सारे तैयारियों को देखते हुए हमें लग रहा है कि तैयारियां पूरी संपन्न है और कल जो नगर कीर्तन निकलेगा उसके लिए सारा जो भी रूट से लेके सारे नौजवान सभा और हमारे जितने भी सदस्य हैं पूरे एक्टिव है। और कल नगर कीर्तन गौरीशंकर से निकल कर 11 बजे वहाँ से आरंभ होके रूट हमारे साथियों ने बता ही दिया है और 5 बजे समाप्ति होगी जो कि साक्षी गुरुद्वारा साहब में होगी। उसके बाद आतिशबाजी भी जो होगी उसमें भी आप लोग शामिल होकर देख सकते हैं। और हमारे जो भी नगर कीर्तन में सारे हमारे जो भी है जमशेदपुर वासियों से अपील है कि आके गुरु जी का आशीर्वाद ले और शोभा बढ़ाएं और उसको आगे जो भी हमारे बीच में ये गुरु नानक देव जी के आदर्श को पालन करें। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव 553 जो कि 8 नवंबर 2022 को पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में जमशेदपुर में भी सारी समूह सिख संगत इस गुरु पर्व को पहला प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का हम लोग मनाने जा रहे हैं। कोविड के बाद पहला नगर कीर्तन निकलेगा। संगत में काफ़ी उत्साह है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और हम आशा करते हैं कि जो गुरु नानक देव जी का संदेश है विश्व शांति एवं संदेश जो दिया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। इस उपलक्ष्य में 5 मेंबरी कमेटी की ओर से जो प्रोग्राम तय हुए हैं, गुरुद्वारा साहिब गौरीशंकर और जुगसलाई की ओर से एक नगर कीर्तन आरंभ होगा ठीक सुबह 11 बजे, जिसकी समाप्ति 4 बजे साक्षी में होगी। विभिन्न मार्गों से बिष्टुपुर केनन स्टेडियम होता हुआ समाप्ति 4 बजे होगी। और उसमें हमने जो कंट्रोल की सेवा है हमारे सिख नौजवान सेवा सेंटर में सिख नौजवान से दी है। मेडिकल के लिए हमने हेल्थ पेज सोसाइटी से मेडिकल कैंप लगेंगे। हमारी माताओं के लिए प्रसाधन के साधन उपलब्ध होंगे जो जगह जगह मिलेंगे। और बाकी संगत से मैं अपील करता हूँ कि जमशेदपुर की पूरी समूह से आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सेवा का लाभ, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं एवं बढ़ चढ़ कर गुरु जी के संदेश को आगे बढ़ाएं। बात करते हैं आदितपुर के शेरे पंजाब चौक स्थित यूनिक सेल्स दुकान के बाहर से इंडस्ट्रियल फैन की चोरी के मामले की। आदितपुर के शेरे पंजाब चौक स्थित यूनिक सेल्स में सरेआम तीसरी बार चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार यहां दुकान के बाहर रखे इंडस्ट्रियल फैन को बड़ी आराम से चोर उठा ले गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताते चले कि रविवार दोपहर तकरीबन 3:15 में जब सिविल लेन पर चहल पहल कम थी, तब एक चोर दुकान के सामने रेकी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अपराधी दुकान के बाहर रखे तकरीबन 35,000 मूल्य के इंडस्ट्रियल फैन को बड़े आराम से उठाकर चलता बना। यूनिक सेल्स के प्रोपराइटर विकी कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद जब इनकी नजर पड़ी तो इन्होंने इंडस्ट्रियल फैन गायब पाया। इसके बाद फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रोपराइटर विकी कुमार ने बताया कि ठीक इसी अंदाज में अब तक 3 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें मिक्सर, इंडक्शन चूल्हा और इंडस्ट्रियल फैन की अब तक चोरी हो चुकी है। इन्होंने बताया कि पूर्व में चोरी का मामला थाने में दर्ज नहीं होने के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं इस घटना के बाद इन्होंने आदितपुर थाने में फिर से शिकायत की है। कल हम लोग शॉप में बैठे हुए थे, कस्टमर डील कर रहे थे। 3 बजे के अप्रॉक्स, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में हम लोग देखे, एक चोर आया इधर से शेरे पंजाब की तरफ से और एक मेरा पंखा इंडस्ट्रियल फैन था उषा कंपनी का, जिसका मूल्य MRP 35,000 रुपये था। उन्होंने उठा के लेके भाग गया। हम लोग जैसे देखे बाहर, हम लोग कोशिश किए पकड़ने का, लेकिन वो पकड़ा नहीं। फिर हम लोग 3 बार खोजबीन किए लेकिन कोई हुआ नहीं। इससे पहले भी 3 बार घटना हो चुकी है। मैं थाना में गया था FIR करने, लेकिन FIR लिया नहीं गया। ये बोल के मुझे लौटा दिया गया कि दिन में चोरी होती है तो ये आपकी लापरवाही है, उसका FIR नहीं किया जाएगा।
क्या मानते हैं इसको चोरी क्यों मतलब ये चोरी सर प्रशासन थोड़ा हम लोग की हेल्प करे देखे, पहले भी 3 बार हो चुकी है, कोई इसका रिस्पांस मुझे मिला नहीं। थाना से मैं गया था कंप्लेन करने, लेकिन FIR लिया नहीं है। चोरी का मूल कारण सब नशेड़ी सब जो रहते हैं ड्रग्स, उसी टाइप का आदमी से किया जाता है सर। आइए बात करते हैं रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी द्वारा सहायता क्लिनिक का शुभारंभ किए जाने की। आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी संगठन एशिया ऑफिस परिसर में रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी के द्वारा सहायता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। रविवार को इसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जियाडा के क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन व अन्य ने फीता काट कर किया। सहायता क्लिनिक का उद्घाटन किए जाने के बाद अपने संबोधन में जियाडा के क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि आज एक अच्छे उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की गई है। देश के 4 करोड़ लोग आज भी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के लिए तरस रहे हैं। राज्य और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। जमशेदपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं है। इस स्थिति में स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज रोटरी क्लब का ये प्रयास सराहनीय है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वे हमेशा तैयार हैं। विशिष्ट अतिथि ऑटो क्लस्टर के MD SN ठाकुर ने कहा कि वे एशिया का संस्थापक सदस्य और रोटरी क्लब के फाउंडर मेंबर हैं। यहाँ 1995 से टाटा स्टील के MD JJ ईरानी के सहयोग से क्लिनिक की शुरुआत हुई थी। ग्रामीणों को परिवार कल्याण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। एशिया अध्यक्ष संतोष खेतान ने कहा कि यहाँ पहले से क्लिनिक चलता था, जो 2 साल पूर्व बंद हो गया था, जो टाटा स्टील फैमिली फाउंडेशन द्वारा चलता था। आज इसकी दोबारा शुरुआत हुई, ये अच्छी बात है। एशिया अध्यक्ष ने अपने तरफ से फ्री मेडिसिन उपलब्ध कराने की घोषणा की। आरोग्यम के जितेश कुमार, संजय तिवारी, दिलीप तिवारी ने फ्री पैथोलॉजी सेवा देने की घोषणा की। इसके पहले रोटरी क्लब जमशेदपुर की अध्यक्ष नितिका महतो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। रोटरी के सचिव उमंग झुनझुनवाला, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भरत ने अन्य अतिथियों का स्वागत किया। अतिथि के रूप में एशिया के अध्यक्ष संतोष खेतान, महासचिव दशरथ उपाध्याय, ऑटो क्लस्टर के MD SN ठाकुर मौजूद रहे। संचालन लॉटरी के दीपक डोकानिया ने किया। मौके पर एशिया के उपाध्यक्ष संतोष सिंह, सुधीर सिंह, मुरलीधरन राव आदि मौजूद रहे। इस क्लिनिक में आरोग्यम के द्वारा पैथोलॉजी की सेवा दी जाएगी। वहीं डायबिटीज के विशेषज्ञ डॉक्टर राम कुमार, जनरल फिजिशियन डॉक्टर विनायक बरुआ व डॉक्टर अग्निलाल गुप्ता, डॉक्टर विजय भगत, डॉक्टर प्रभाकर, नेफ्रोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट डॉक्टर विशाल लोधा आदि इस क्लिनिक में निःशुल्क सेवा देंगे। मौके पर रोटरी क्लब के जमशेदपुर व चाईबासा के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये आज हम लोग ने एक फ्री क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम है सहायता क्लिनिक। सहायता जैसे वर्ड ही आपको समझ में आता है कि हमें लोगों की सहायता करनी है, लोगों की मदद करनी है। किन लोगों की? जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, पुअर लोग हैं, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। स्पेशली कोविड के बाद हम जैसे लोगों को बहुत परेशानी रहती है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए, जबकि तो अंडर प्रिविलेज लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये एक रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी का इनिशिएटिव है। एशिया ने सपोर्ट किया है ये जगह देके कि हम लोग इस संडे फ्री क्लिनिक चालू कर सके, जहाँ पे जनरल फिजिशियन एंड पैथोलॉजी सर्विसेज होगा, जहाँ पे एक डॉक्टर रहेंगे, 4 to 6 डॉक्टर अग्निनाथ गुप्ता। एवरी संडे फ्री मेडिसिन, जनरल मेडिसिन भी दी जाएगी। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वाइटल सब चेक होंगे। एंड दूसरे चैम्बर में, दूसरा जो चैम्बर है वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे। एवरी संडे एक नया स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएगा। कभी गायनेकोलॉजिस्ट हो या कि विमेन आके, फीमेल्स आके चेकअप करा सके। बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पेडिट्रिशियन आएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट होंगे। जैसे जैसे पेशेंट्स आते जाएंगे और जो जो अवेलेबिलिटी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो हमारे क्लिनिक से उनको सर्विसेज दी जाएगी। बात करते हैं एक नेत्रहीन व्यक्ति से हुई मोबाइल लूट के मामले के उद्भेदन की। बिरसा नगर मोची बस्ती के पास एक नेत्रहीन व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन लूट लिए जाने के मामले का घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने उद्भेदन कर अपराधी की गिरफ्तारी में सफलता पाई और लूटा गया 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। बिरसा नगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर 2022 को सुबह करीब 9 बजे बिरसा नगर मोची बस्ती के पास नेत्रहीन प्रमोद राय नाम के एक व्यक्ति से अज्ञात अपराधी ने मोबाइल फोन लूट ली और फरार हो गया। इस संबंध में प्रमोद राय के बयान पर बिरसा नगर थाना में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका अनुसंधान आरंभ किया।
बिरसा नगर पुलिस द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान करते हुए घटना के 48 घंटों के अंदर लूटा गया मोबाइल फोन समेत 2 मोबाइल फोन के साथ अपराधी रवि कुमार उर्फ तुम्बा को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्बा आपराधिक चरित्र का युवक है और पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आज उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी बिरसा नगर के अलावे एसआई धीरज कुमार सिंह, अमन कुमार और सिपाही जागरण मुंडा तथा हवलदार रत्नाकर महतो शामिल थे। अंधे आदमी का मोबाइल छिनतई हुआ था ना, अंधे आदमी को मोबाइल छिनतई है त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 48 घंटे के अंदर छिनतई किए गए मोबाइल को बरामद किया गया है एवं छिनतई किए गए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं अक्षीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल बाराटी में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की। अक्षीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल बाराटी में सोमवार से डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हुई है। टाटा स्टील के सहयोग से नेफ्रोप्लस हॉस्पिटैलिटी सर्विस के पार्टनरशिप से 20 बेड के डायलिसिस यूनिट का टाटा स्टील के बीपी चाणक्य चौधरी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए चाणक्य चौधरी ने बताया कि आज से ही यह डायलिसिस यूनिट ऑपरेशनल मोड में मरीजों के लिए उपलब्ध है। यहाँ तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगी। 20 बेड के इस यूनिट में प्रत्येक दिन 60 मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 1996 में डायलिसिस सेंटर की जमशेदपुर में शुरुआत की गई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। दरअसल शहर में डायलिसिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चुनिंदा अस्पतालों में ही डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए अक्षीर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में इस सुविधा की शुरुआत की गई है। यह सेंटर मरीजों को बेहतर सेवा व सुविधा प्रदान करेगा। हम लोग एक नया सेंटर बनाए हैं डायलिसिस के लिए। आपको याद होगा कि डायलिसिस सेंटर ADMH कैंपस बारीडी में था और उसकी बहुत अच्छी एक हिस्ट्री है। वो एक कैंपस बना था 1950s में आदेश्वर दलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से, PB हॉस्पिटल था 1952 में था और फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम था वहाँ पे। और 1996 में हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटे सेंटर में डायलिसिस का शुरू किया, क्योंकि जमशेदपुर में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी ज़्यादा। उसमें तकरीबन 25 साल बाद अब ये नया कैंपस उसके लिए बना है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि होम्योपैथी सेंटर मिलता था, उसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम थी। तो हम लोगों ने देखा कि डायलिसिस के लिए अलग से सेपरेट सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब बना है, तो जैसे घूमे आप लोग भी साथ में थे, तो 20 बेड्स का कैपेसिटी है। दैट मीन्स 60 पेशेंट्स एक दिन में डायलिसिस करा सकते हैं। और इसमें लेटेस्ट सब सुविधाएं हैं। RO प्लांट लगा है, एक ETP है, ट्रीटमेंट प्लांट है। सारे जो लेटेस्ट कंप्लाइंसेस भी हैं रेगुलेशन की तरफ से, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस वो भी कंप्लाई करने के लिए सब लगाया गया है। इसीलिए कुछ टाइम भी लगा हम लोग को। CTO जो गवर्नमेंट से लेना पड़ता है वो भी हमको मिला है। और हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे नेफ्रोप्लस, जो कि पहले बारीडी ADMH कैंपस में भी थे। तो उसके खुशी इस चीज़ की है कि नया सेंटर है, लेटेस्ट सब जो रिक्वायरमेंट्स है वो अप्लाई होती हैं, फुलफिल होती हैं। वेटिंग रूम एरिया भी है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है उसके लिए अलग से एरिया रखा है और अलग से इसका इंडिविजुअल कैंपस बनने में कोशिश हमारी यही। और सबको तो मैं यही विश करता हूँ कि किसी को किडनी का इशू ना आए, लेकिन हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, मॉर्टल हैं, कुछ ना कुछ सुख दुख लगा रहता है सबका, बट इलाज ठीक होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। और मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि नया सेंटर खुल गया आज से ही ऑपरेशनल हो गया है। और जो भी जिसको भी रिक्वायर्ड होगा डायलिसिस का ट्रीटमेंट वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।